हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत और अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने की साजिश रच रहा था चाइना। जी हां दोस्तों, बताएंगे खुलासे के बाद क्या हुआ। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर एसएससी की प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी अपील। पीओके के शारदा पीठ में पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाया गया कॉफी हाउस को हटाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या अपील की गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता साजिद मीर को पाकिस्तान की जेल में दिया गया जहर। जी हाँ, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है ये। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बीजेपी की सरकार आई तो मैं मूंछ मुंडवा लूंगा, अब खुद भी हार गए चुनाव। बताएंगे दोस्तों किस कांग्रेसी ने यह बात कही थी। एक से एक जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत और अमेरिका के चुनावों को प्रभावित करने की साजिश कर रहा था चीन। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट नेटवर्क के खुलासे से हुआ बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका में 2024 के चुनावों को बाधित करने के लिए स्थापित चीनी फर्जी खातों के विशाल नेटवर्क का खुलासा हुआ। बता दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने चीन की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है। मेटा ने हाल ही में अपनी तिमाही रिपोर्ट में दावा किया है कि उसने चीन में बनाए गए 4700 से ज्यादा फर्जी अकाउंट के बड़े नेटवर्क को खत्म किया है। ये सभी खाते अमेरिका और भारतीय होने के दावे करते हुए बनाए गए थे। ये अकाउंट खुद को अमेरिका और भारतीय बताकर गलत सूचनाएं दे रहे थे। इनका मकसद दोनों देशों में होने वाले चुनावों को प्रभावित करना था। 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो भारत में भी अगले साल लोकसभा का इलेक्शन होगा। दोनों चुनावों को ध्यान में रखकर ये अकाउंट बनाए गए थे। मेटा ने स्पष्ट रूप से इन अकाउंट्स को चीनी अधिकारियों से नहीं जोड़ा है, लेकिन कंपनी ने चीन से उत्पन्न होने वाले ऐसे नेटवर्क में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है। मेटा के अनुसार चीन ऐसे भ्रामक नेटवर्क का तीसरा सबसे बड़ा भौगोलिक स्रोत है और रशिया और ईरान इस मामले में चीन से आगे है। मेटा की रिपोर्ट ने नेटवर्क के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन उद्देश्यों पर अभी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। माना यह जा रहा है कि फेक अकाउंट का यह नेटवर्क पक्षपातपूर्ण तनाव को बढ़ाने और राजनेताओं के समर्थकों के बीच भ्रम फैलाने जैसे कामों के लिए किया गया था। यानी कि चीन जिसको चाहता उसको चुनाव जितवाता अपने इस फर्जी अकाउंट के द्वारा। बहरहाल दोस्तों, समय रहते चीन के इस साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है और भारत की आईटी सेल पूरी तरीके से चौकन्नी हो चुकी है। दोस्तों, अब इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस को चीन हिला तक नहीं सकती तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां एसएससी की प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत बड़ी अपील। कहा, पीओके के शारदा पीठ में पाक सेना द्वारा बनाया गया कॉफी हाउस को हटाया जाए। आपको बता दें, शिव शारदा कमेटी यानी कि एसएससी के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित श्रद्धेय शारदा पीठ स्थल पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अतिक्रमण के मुद्दे को उठाने की अपील की है। शिव शारदा समिति के प्रमुख रविंद्र पंडित ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखे पत्र में कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने शारदा पीठ पर अतिक्रमण किया। हम आपका ध्यान पाकिस्तानी सेना द्वारा कॉफी होम की स्थापना और हमारे श्रद्धेय शारदा पीठ की चार दीवारी को ध्वस्त करने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। एलओसी के पार हमारा नागरिक समाज अक्सर इस धार्मिक और विरासत स्थल का दौरा करता है। परिसर की जर्जर स्थिति, खराब रख रखाव और चार दीवारी के विध्वंस को देखकर हम पीड़ा और निराशा महसूस करके उदास रह जाते हैं। इसके अलावा हमारे 73 करनाल के मूल राजस्व क्षेत्र पर हाल ही में हुए अतिक्रमण के बाद शायद 10 कनाल भूमि अतिक्रमण मुक्त रह गई है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को इनकी बातों पर दोस्तों गौर करना चाहिए और पीओके के शारदा पीठ में कॉफी हाउस को हटाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता साजिद मीर को पाकिस्तान की जेल में दिया गया जहर। फिलहाल वेंटिलेटर पर है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। बता दें, 26/11 ये वो तारीख है जिसे दुनिया के रहने तक भारत भूमि भुला नहीं सकेगी। अब से 15 साल पहले देश की आर्थिक राजधानी नगर मुंबई में समुद्र के रास्ते घुसा 10 आतंकियों ने कहर बरपाया था। फिलहाल इस तारीख को मुश्किल से 9वां दिन है और इस बीच खबर आई है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जेल में बंद इस आतंकी घटना के अहम साजिशकर्ता साजिद मीर को जहर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल भारत का मोस्ट वांटेड ये आतंकी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत ने चीन की इज्जत का फालूदा किया था। इसकी अहम वजह यह थी कि चीन की सत्ता की तरफ से भारत के उस प्रस्ताव में रोड़ा अटकाया जा रहा था जिसमें
लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग रखी गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल ताज हमले का साजिशकर्ता और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार लोगों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इसको जिस प्रकार से जहर दिया गया है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। पाकिस्तान की जेल में इसको जहर दिया गया है। अगली खबर की बात करें जहां मिशन अंतसिरानाना पर भारतीय युद्धपोत INS सुमेधा हिंद महासागर में नहीं चलेगी, चीन की दादागिरी। बता दें भारतीय नौसेना का पोत सुमेधा 4 से 6 दिसंबर 2023 को मेडागास्कर के अंतसिरानाना में तैनात है। भारतीय नौसेना की लंबी दूरी के मिशन के रूप में यह तैनाती की गई है। इस यात्रा का उद्देश्य मेडागास्कर के साथ समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत और मेडागास्कर के बीच पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विकास के सामान्य लोकाचार के सिद्धांतों को साझा करते हैं। ये तैनाती पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंधों को भी परिलक्षित करती है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर इमरान खान ने खुद को बताया शेख मुजीब, क्या बनाएंगे नया बांग्लादेश। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कार्यवाहक सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। इमरान खान इस वक्त सिफर केस यानी गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार उन पर जुल्म का इंतहा कर रही है। इमरान ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से खुद की तुलना भी की। इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ पाकिस्तान में वही हो रहा है जो उन्होंने शेख मुजीब के साथ किया था। हालांकि इमरान खान ने यह नहीं बताया कि वो भी शेख मुजीब की तरह एक अलग बांग्लादेश बनाएंगे या फिर उसी पाकिस्तान में खुद के सितारे बुलंद होने का इंतजार करेंगे। इमरान खान ने सिफर केस में जेल से ट्रायल के फैसले पर कहा कि वो जेल में मरना पसंद करेंगे लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता उन्हें हटाने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान पर हमले के खतरे को देखते हुए जेल से ही सिफर केस की सुनवाई को मंजूरी दी थी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जेल में इमरान खान बना रहे हैं आखिर कौन सा प्लान। पूर्व आर्मी चीफ सहित अमेरिकी अधिकारी को भी लपेटा। बाजवा को बनाऊंगा गवाह जैसा दिया बयान। दरअसल इमरान खान ने कहा कि वो गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक मामले में अपने बचाव में गवाहों के रूप में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को शामिल करेंगे। ये मामला उन आरोपों पर आधारित है जिनमें कहा गया है कि इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मार्च 2022 में वॉशिंगटन में दूतावास द्वारा भेजे एक पत्र के संबंध में देश के गोपनीय कानूनों का उल्लंघन किया। सोमवार को एक विशेष अदालत ने इमरान खान और कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के मामले में 12 दिसंबर को फिर से आरोप तय करने का फैसला सुनाया। जी हां दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान में भारतीय सिख परिवार को लूटने वाले गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार। बता दें सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे चैनल पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में पुलिस की वर्दी पहने लुटेरों द्वारा एक भारतीय सिख परिवार के साथ लूटपाट के मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। एक मीडिया में प्रकाशित खबर में सोमवार को यह जानकारी दी गई। पिछले सप्ताह लुटेरों ने सिख परिवार से आभूषणों के अलावा 2,50,000 भारतीय रुपए और 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए लूट लिए थे। कंवलजीत सिंह और उनके परिवार के सदस्य गुरु नानक देव की जयंती उत्सव में शामिल होने के लिए भारत से यहां पहुंचे थे। सिख परिवार 29 नवंबर को खरीदारी के लिए लाहौर के गुलबर्ग इलाके में लिबर्टी मार्केट गया था। उस वक्त उन्हें सुरक्षा मंजूरी के नाम पर पुलिस के भेष में लुटेरों ने रोका और आभूषणों के अलावा 2.5 लाख भारतीय रुपए और 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए लूट लिए। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक सोमवार को पुलिस ने दावा किया कि गिरोह के सरगना अहमद रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर में ये कहा गया है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें जहां पाकिस्तान के खैबर में बनी तालिबान सरकार, अफसरों को फरमान मंत्री पद भी बांट दिए गए। जी हां दोस्तों पाकिस्तान के इस इलाके में तालिबान ने अपनी सरकार बना ली। चुपचाप तमाशा देखता रह गया मुनीर की निकम्मी सेना। बता दें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और आतंकवाद का चोली दामन का साथ रहा है। अब ऐसा समय आ गया है कि जिसे पाकिस्तान ने पाला वो उसी के आस्तीन का सांप बन गया है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यानी हमेशा से केपी प्रांत तालिबानी गतिविधियों की वजह से अशांत रहा है। अब खबर आ रही है कि केपी प्रांत में यानी खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानियों ने प्रशासनिक तंत्र बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान समूह अब स्थानीय अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दे रहा है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक केपी के गवर्नर गुलाम अली ने बीते शनिवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। जी हां बता दें कि TTP ने हाल ही में उत्तरी वजीरिस्तान में जल, बिजली और तेल विभाग का बंटवारा किया है और इससे जुड़े ठेकेदारों को निर्देश जारी किए
हैं ठेकेदारों को नए मंत्रालय के साथ जुड़ने और 5 दिन की समय सीमा के भीतर कई परियोजनाओं पर समझौते पर पहुंचने का निर्देश दिया है। इसे मना करने की स्थिति में टीटीपी ने बलपूर्वक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली है। जी हां दोस्तों, यानी कि अब पाकिस्तान 2 खेमों में बंटना तय है दोस्तों, और पाकिस्तान की निकम्मी मुनीर की सेना मुंह ताकती रह जाएगी। अगली खबर की बात करें, जहां हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब का बहुत बड़ा प्लान। भारत पहुंचे हज उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया। बता दें, सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल राबिया सोमवार को भारत दौरे पर पहुंचे हैं। भारत से हज और उमरा करने जाने वालों की मेजबानी के लिए व्यापक योजनाओं को सुव्यवस्थित और रेखांकित करने के उद्देश्य से वो भारत आए हैं। सऊदी ने अल रबिया की भारत यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय दौरों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा है, जिसका उद्देश्य हज पर आने वाले लोगों की सेवा के लिए सऊदी अरब की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, इजराइल ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर को खाली करने के दिए आदेश। दुनिया से हमास का नामो निशान मिटाने का किया ऐलान। बता दें, इजराइल ने गाजा पट्टी के दूसरे सबसे बड़े शहर के हिस्से में रहने वाले लोगों से सोमवार को खाली करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर या तो इजरायली सैनिक बमबारी कर रहे हैं या फिर जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनुस के उत्तर पूर्वी हिस्से के आस पड़ोस के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से चले जाने का आदेश दिया है और उन्हें सुदूर दक्षिण के इलाकों में जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि खान यूनिस दक्षिणी गाजा में स्थित है, जहां हजारों हजार नागरिक पहले ही उत्तरी गाजा से भागकर पहुंचे थे, क्योंकि इजराइल ने पहले ही गाजा एन्क्लेव के उत्तरी हिस्से में हमास के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, क्या जो बाइडेन को भारी पड़ेगी इजराइल से दोस्ती। अमेरिकी मुसलमानों ने खाई 2024 में चुनाव हराने की कसम। बता दें, इजराइल के गाजा पट्टी पर बढ़ते हमलों को अमेरिका की सपोर्ट से वहां मुझसे मुसलमान नाखुश हैं। अमेरिकी मुसलमान चाहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल को गाजा में आम लोगों पर बमबारी से रोके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर अमेरिका के मुसलमान अब खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी मुसलमान 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम का आह्वान करने से अमेरिकी राष्ट्रपति के इनकार पर कई स्टेट में मुसलमानों ने अबेंडन बाइडेन यानी बाइडेन को हटाओ अभियान शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल है कि क्या 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति बनेंगे या बिल्कुल नहीं, और क्या दोस्तों उनको बनना चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की बाइडेन को लेकर क्या राय है। अगली खबर की बात करें, जहां पन्नू पर मोदी सरकार की खामोशी के पीछे छिपा है तूफान। अमेरिका को करारा जवाब देने की चल रही बहुत बड़ी तैयारी। बता दें, भारत ने भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के लगाए गए पन्नू हत्याकांड की साजिश के दावों पर अब तक शांति बनाए रखी है, लेकिन वो इस मुद्दे पर जो बाइडेन प्रशासन को कड़ी प्रतिक्रिया देने की तेजी से तैयारी की जा रही है। और अंदर खाने से ऐसी रिपोर्ट है कि मोदी सरकार आर पार के मूड में है और वो इन दावों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने कुछ स्तरीय जांच पैनल बनाकर पन्नू साजिश सहित विभिन्न सुरक्षा मुद्दों से संबंधित वॉशिंगटन के आरोपों और सौंपे गए दस्तावेजों को लेकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन भारत अमेरिका में राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपना संदेश घर घर पहुंचाने के लिए कमर कस रहा है। अमेरिकी धरती पर नामित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश में एक भारतीय नागरिक के शामिल होने का अमेरिका का आरोप कुछ ऐसा है जो भारत सरकार की नीति का विपरीत है। द संडे गार्डियन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नई दिल्ली ने पहले ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से बाइडेन प्रशासन को यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि अमेरिका और उसके विभागों द्वारा कोई भी सार्वजनिक बयान जारी करना गलत है। बहरहाल दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है कि भारत पर यह इल्जाम लगा करके अमेरिका ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। बाइडेन को यह बात पता भी है कि भारत से पंगा लेना उसको बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग मानते कि नहीं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अंजू का प्यार नसरुल्लाह के लिए बन सकता है सितम। भारत आया तो खैर नहीं होगा ऐसा अंजाम। बता दें, भारत से अपने प्यार नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू वापस से वतन लौट आई है। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने ईसाई से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, अंजू ने नसरुल्लाह से शादी भी कर ली है। अंजू के भारत आने के बाद नसरुल्लाह का कहना है कि वो भी भारत आने वाला है, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि यदि नसरुल्लाह भारत आता है तो वो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो भिवाड़ी के एडिशनल एसपी दिलीप सेने के मुताबिक अंजू के पति अरविंद ने अंजू और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की माने तो अगर इस मामले में गिरफ्तारी का प्रावधान होगा तो नसरुल्लाह की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि अंजू की वापसी ने बढ़ा दी
सीमा हैदर की मुश्किलें, वकील की इस मांग के बाद मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, अब अंजू की भारत वापसी ने सीमा हैदर को खतरे में डाल दिया है। सीमा भी अपने फेसबुक प्रेमी सचिन से मिलने अपने पति छोड़कर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई थी, जिसके बाद से वो भी लगातार सुर्खियों में रहती है। लेकिन सीमा और अंजू में एक बड़ा फर्क ये है कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई थी, जबकि अंजू वीजा के जरिए पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू एक सप्ताह के वीजा पर पाकिस्तान गई थी, जिसके बाद उन्होंने कई बार अवधि भी बढ़वाई। वहीं दूसरी ओर पबजी के जरिए सचिन मीणा से दोस्ती करने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते अवैध तौर पर भारत आई थी। लेकिन अब अंजू का वापसी ने सीमा को डरा दिया है, जिसके बाद सीमा के वकील माने जाने वाले एपी सिंह ने एक अजीब मांग कर डाली है। वकील एपी सिंह ने अंजू के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। एपी सिंह के मुताबिक अंजू की वतन वापसी किसी बड़े खतरे का संकेत है, और अगर अंजू का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है तो कई खुलासे हो सकते हैं। अंजू सब कुछ झूठ बोल रही है। अंजू की वापसी एक चाल हो सकती है, पाकिस्तान की साजिश, एक ऐसी साजिश जिसको बेनकाब होना ही चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये वकील की मांग है। अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को उम्मीद फंड जुटाने से मिलेगी मदद। इस मामले में हिलेरी को भारत पर पूरा भरोसा। बता दें, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोमवार को कहा कि दुबई जलवायु सम्मेलन में किए गए वादों को पूरा किया जाए और वो इस दिशा में पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ समेत अन्य देश वास्तव में जलवायु संवेदनशील देशों की आर्थिक मदद करने का वादा पूरा करेंगे। बता दें कि नशीद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बनाए गए मंच क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के महासचिव भी हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में आयोजित COP28 समिट के बाद फंड जुटाने में बड़े देशों की भूमिका पर नशीद ने कहा कि मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि हमें वो पैसा जरूर मिले जो बड़े देशों के पास रखा हुआ है। अब ऐसे में इस मामले में हिलेरी को भारत पर पूरा भरोसा है दोस्तों कि भारत बिना देरी के फंड प्रोवाइड करवा देगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में मंदिर को बना दिया गया तबेला प्रांगण में बांधी जा रही गायें, भैंसे, बकरियां। बता दें, पाकिस्तान के पंजाब में एक मंदिर को पशुओं के बाड़े में तब्दील कर दिया गया है। ये रहीम यार खान जिले की सादिकाबाद तहसील के अहमदपुर लम्मा में हुआ है। यहाँ एक पुराने मंदिर पर कुछ लोगों ने पूरी तरह से कब्जा करते हुए इसमें गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियां पाली जा रही हैं। मंदिर को पशु फार्म में बदलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत में कई लोगों ने इस पर नाखुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पाकिस्तान सरकार से इस पर ध्यान देने की गुजारिश की है। अब ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान में कभी 21% हिंदू समुदाय माना जाता था, लेकिन आज 1% से भी कम है। ऐसे में मंदिरों के भी क्या हाल हो रहे हैं दोस्तों, आप इन सब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार पाकिस्तान में घटती क्यों जा रही है, खास करके एक स्पेसिफिक समुदाय की। अगली खबर की बात करें, जहां 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से गदगद अमेरिकी सिंगर पीएम मोदी को बताया सर्वश्रेष्ठ नेता। जी हां, फेमस अफ्रीकी अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने रविवार को 3 राज्यों बोले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शानदार चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। एक्स पर मैरी मिलबेन ने कहा कि भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी की जीत 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की मजबूत जीत का अग्रदूत है। मिलबेन ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि पीएम पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर भारत की पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं। वो अमेरिका भारत संबंधों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ नेता है। बता दें कि बीजेपी ने रविवार को 3 प्रमुख राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी ओर कांग्रेस को तेलंगाना में बड़ी जीत की सांत्वना भी मिली। अगली खबर की बात करें, जहां एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, 2 पायलट्स की मौके पर ही मौत। जी हां, तेलंगाना के मेडक जिले में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस दुर्घटना में दोनों पायलट्स की मौत हो गई है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद से उड़ान पर था। रूटीन उड़ान के दौरान यह दुर्घटना सामने आई है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा कि ये एक ट्रेनर और एक ट्रेनी पायलट की दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना के दौरान एयरक्राफ्ट में 2 ही लोग सवार थे और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों पायलट्स के शहीद होने पर इनको श्रद्धांजलि आप लोग अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ममता ने इंडिया को दिखाया ठेंगा। 6 दिसंबर की बैठक पर बोली, मुझे इस बारे में नहीं पता। जी हां, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर। 3 राज्यों में चुनावी हार ने कांग्रेस की फजीहत करा दी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस को जी भर के कोस रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में वे शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो वे जरूर शामिल होती। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की 6 दिसंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद गठबंधन में शामिल दल कांग्रेस से दूरी बनाने लगे हैं। इस क्रम में जब ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने बैठक के बारे में कोई जानकारी
जानकारी ना होने की बात कही। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी जी का बड़ा बयान, कहा हार का गुस्सा संसद में ना निकाले। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से बात की। उन्होंने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। विपक्ष की हार पर तंज कसते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि जो लोग हारे हुए हैं वे संसद में अपनी हार का गुस्सा ना निकालें। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के महत्व को भी रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों से इस चुनाव परिणाम को सकारात्मक तौर पर देश के सामने पेश करने की भी अपील की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भूपेश के करीबी पर बीजेपी ने यूं कसा तंज, कहा था बीजेपी की सरकार आई तो मैं मूछें मुड़वा लूंगा। अब खुद भी हार गई ये चुनाव, जिसके बाद बीजेपी ने यूं कस दिया तंज। बता दे छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जहां सरगुजा संभाग कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इस संभाग में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोपो ने कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत को हरा दिया है। रामकुमार टोपो ने यहां से 21,000 वोटों से जीत हासिल की है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस सरकार के मंत्री अमरजीत भगत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार ना बनने पर अपनी मूंछ मुड़वाने की बात कही थी। बीजेपी ने अब तंज कसते हुए ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट लिखा। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए एक फोटो के साथ लिखा है कि अमरजीत भगत का दिसंबर 2023 में नया लुक। हमें तो आपसे इतना ही कहना है अमरजीत जी कि आप इस लुक में क्या खूब लगते हो, यानी कि अच्छे तरीके से तंज कसा गया है। दोस्तों, आप उनका ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे बीजेपी छत्तीसगढ़ का। अगली खबर की बात करें, जहां पर चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान, पहला इंटरव्यू, कहा मैं सीएम के बारे में नहीं सोचता, पार्टी तय करेगी कहां काम करना है। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त था। प्रदेश में मोदी मैजिक चल गया, हमें जनता का आशीर्वाद मिला। हम भाग्यशाली हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में जन्म लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अटूट और अडिग विश्वास है। उनके नेतृत्व में गौरवशाली भारत का निर्माण हुआ है। पीएम मोदी का नाम और उनकी सभाओं का प्रभाव प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेश में जन कल्याण योजनाओं और राज्य सरकार का काम देखने को मिला। लाडली बहना योजना का लाभ मिला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। वे ताकतवर भारत का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, जब सीएम कौन बनेगा जैसा सवाल किया गया शिवराज सिंह चौहान जी से, तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का कार्यकर्ता है, देश के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। हम ये नहीं सोचते कि क्या बनेंगे, हम कहां काम करेंगे, ये पार्टी तय करेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये तो शिवराज सिंह चौहान जी का बड़प्पन है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और उनको कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। दोस्तों, बीजेपी की जीत पर अगली खबर की बात करें, जहां एमपी में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस आला कमान, कमलनाथ को इस्तीफा देने को कहा। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान एक्शन मोड में आ गया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय आला कमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पद से कमलनाथ को इस्तीफा देने को कहा है। बता दें कि चुनाव और उससे पहले कमलनाथ को आला कमान की फ्री हैंड दिया गया था और अपने हिसाब से फैसले लेने को कहा गया था। अब इस हार के बाद आला कमान हार के कारणों की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, क्या कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए? आपकी इस पर जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां राजस्थान से खबर, कौन है बाबा बवाल बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने चुनाव जीतते ही बालकनाथ को दे डाली टक्कर। बता दें, राजस्थान में बीजेपी का चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई नए दावेदार भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, सोमवार को एक नया नाम तेजी से उभरा, ये है बाबा बवाल बाल मुकुंद आचार्य। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने महंत बाल मुकुंद पहले ही दिन एक्शन मोड में आ गए। वो हवा महल के रास्ते में आने वाली मांस की दुकानों को बंद कराने पहुंचे तो उन्होंने खुद को बवाल बाबा बवाल बताया। इस तरह वे योगी बालकनाथ के बाद बीजेपी के लिए सीएम पद की रेस में दूसरे हिंदुत्व चेहरा बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर लगातार चर्चा जारी है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाना चाहिए, आपके हिसाब से एक सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इस सवाल के जवाब में। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।